माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी दोनों ही बुक्स, मेन रीडर बुक फ्लेमिंगो और सप्लीमेंट्री रीडर बुक विद स्टार्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को। और आप यकीन मानकर चलिए कि 100% क्वेश्चंस जो हैं वो आज के इस वीडियो के अंदर आपके कवर अप होंगे, जो चाहे किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन में पूछे जाएं, चाहे वो आपके यूनिट टेस्ट हो या आपके एनुअल एग्जाम्स हो या आपके बोर्ड के एग्जाम्स हो। So let's get started and come to the first chapter, The Last Lesson by Alphonse Daudet। अब देखिए ये जो मैंने लिखा है The Last Lesson, ये भी आप याद रखना, फर्स्ट चैप्टर है आपका। और अल्फोंस डोडे उसके जो राइटर हैं उनका भी नाम आप याद रखना, क्योंकि आपको पता है कि जो सीन टेक्स्ट पैसेजेस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कॉम्प्रिहेंशन टाइप, उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दिस लाइन्स हैव बीन टेकन एंड नेम द ऑथर एज वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स वॉज लेट फॉर स्कूल। आपको पता है कि यहाँ पर मेन कैरेक्टर जो है वो फ्रेंड्स है, वो उस दिन स्कूल के लिए लेट था। ही फियर्ड दैट हिज टीचर एम हेमेल उसके टीचर हैं और उसे डर लग रहा था कि जो एम हेमेल है वुड स्कोल्ड हिम, उसे डांट लगाएंगे। ही डिड नॉट लर्न हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि उसने अपना लेसन जो है पार्टिसिपल्स के ऊपर वो तैयार नहीं किया था, उसने अपना होमवर्क नहीं किया था कि पार्टिसिपल्स उसको याद करने के लिए दिया था। He reached the school, वो स्कूल पहुंच गया। The school usually began with a great bustle। रोजाना तो क्या होता था कि स्कूल जो है वो शोर के साथ शुरू होता था। और जो फर्स्ट थिंग फ्रेंड्स ने उस दिन नोटिस की, दैट वाज हिज टीचर्स वेरी फाइन ड्रेस। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी थी जो उसको स्कूल में जाकर अलग दिखाई दी। उसमें से पहला तो यही था कि उस दिन स्कूल के अंदर कोई भी शोर नहीं था। और दूसरी चीज उसने नोटिस किया कि जो टीचर था उसने जो है बहुत ही सुंदर और खास कपड़े पहने हुए थे, जो कि वो प्राइज डेज पर पहनता था। क्या पहना हुआ था? ही वॉज वियरिंग अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था एंड साथ में फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी। द होल स्कूल सीम्ड वेरी स्ट्रेंज। पूरा स्कूल बहुत ही अलग दिखाई दे रहा था। द विलेज पीपल वर सिटिंग देयर ऑन बैक बेंचेस। जो विलेज पीपल हैं वो भी वहां पर पीछे बैक बेंचेस के ऊपर बैठे हुए थे। एम हेमेल टोल्ड द चिल्ड्रन दैट इट वुड बी हिज लास्ट लेसन टू हिज क्लास। एम हेमेल ने अनाउंस किया कि आज उसका लास्ट लेसन है क्लास में। ऑर्डर्स हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। बर्लिन से ऑर्डर आ चुके हैं कि अब अल्सास और लॉरेन के स्कूल्स के अंदर केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ही सेड दैट द न्यू टीचर वॉज कमिंग द नेक्स्ट डे। और उन्होंने बताया कि जो नया टीचर है वो नेक्स्ट डे आ रहा है। नाउ फ्रेंड्स वॉज शॉक्ड। अब फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा झटका लगा ये बात सुन के, बट नाउ ही वॉज सॉरी दैट ही वुड नेवर सी एम हेमेल अगेन। एंड साथ के साथ वो बहुत ज्यादा उदास भी था कि अब वो एम हेमेल को कभी भी नहीं देख पाएगा। एम हेमेल कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हेमेल फ्रेंच को सबसे ज्यादा खूबसूरत, मोस्ट ब्यूटीफुल, लॉजिकल एंड क्लियरेस्ट लैंग्वेज बोलते हैं। ही सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। ही वांटेड हिज पीपल टू कीप इट अलाइव एंड नेवर फॉरगेट इट। ही टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड रॉट इन बिग लेटर्स, लॉन्ग लिव फ्रांस। तो वो चाहते थे कि जो लोग हैं वो उसे याद रखें, फ्रेंच लैंग्वेज को, और उसे जिंदा रखें। एंड साथ के साथ वो खड़े हुए लास्ट में और एक पीस ऑफ चॉक लिया और बहुत बड़े बड़े लेटर्स में लिखा लॉन्ग लिव फ्रांस, मीन्स वाइव ला फ्रांस लिखा था, फ्रांस लिखा था, तो दैट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। अब ये जो आपके सामने जो ये क्वेश्चन है, आंसर है द लास्ट लेसन का, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे जो कवर अप हो रहे हैं। जैसे आपको पता है कि हु वॉज फ्रेंड्स, ठीक है, ये आ सकता है। फिर व्हाट वॉज फ्रेंड्स अफ्रेड ऑफ, फ्रेंड्स को किसका डर लग रहा था। व्हाट अनयूजुअल डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट डे इन स्कूल, इसका आंसर भी यहाँ से निकल आएगा, है ना। तो आप देखिए कि साथ में एम हेमेल जो है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं। थीम बेस्ड भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो भी आप उसके अंदर ये सारा मेंशन कर सकते हैं। साथ के साथ आप ये भी बता सकते हैं कि जो लैंग्वेज है इट इज द की टू प्रिजन फॉर द पीपल। ओके, तो इस तरह से ये इसका थीम भी निकल कर आता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस यूंग। लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस यूंग, इस चैप्टर के अंदर आपको पता ही है कि दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। एंड आपको ये भी पता है कि ये किसकी स्टोरी है। ये स्टोरी है बेसिकली साहिब की, जो कि एक रैग पिकर है। इन दिस स्टोरी द राइटर डिस्क्राइब्स अ पिटिएबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन। इस स्टोरी के अंदर राइटर जो है वो गरीब जो बच्चे हैं उनकी जो करुणामय स्थिति है, दयामय स्थिति है, उसे डिस्क्राइब करते हैं। who have to live in slums and work hard in very dirty conditions, जिनको स्लम में रहना पड़ता है, जो कि झोपड़ियों में रहना पड़ता है और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है खराब सी कंडीशंस के अंदर। They are never sent to school because their parents are too poor to pay for their education। उनको कभी स्कूल नहीं भेजा जाता क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो इतने ज्यादा गरीब हैं कि उनकी फीस जो है वो नहीं भर सकते शिक्षा के लिए। साहिब इज अ पुअर रैग पिकर। साहिब जो है वो एक बहुत ही गरीब रैग पिकर यानी कि कूड़ा चुनने वाला है। एवरी मॉर्निंग ही कम्स टू प्रोव द गार्बेज हीप्स इन द ऑथर्स नेबरहुड। हर सुबह वो आता है और ऑथर के नेबरहुड में जो कि कूड़े के ढेर हैं वहां पर कूड़ा चुनने के लिए
ही लुक्स फॉर एनीथिंग दैट कैन गेट हिम सम कॉइन्स, वो हर उस चीज को उठा लेता है, उसको ढूंढता रहता है जिससे कि उसे कुछ पैसे मिल सकते हैं। हिज फैमिली हैज माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका, उसकी फैमिली ढाका से आई है। नाउ दे आर लिविंग इन सीमापुरी एरिया ऑफ दिल्ली, और वो सीमापुरी में रहते हैं जो कि दिल्ली के पास है। द रैग पिकर्स वर पुअर चिल्ड्रन, रैग पिकर्स जो है वो बहुत ही गरीब बच्चे हैं। दे ऑलवेज वेंट अबाउट बेयरफुट, हमेशा नंगे पांव रहते हैं। दे हैड बिकम यूज्ड टू इट, और उनको इसकी आदत भी पड़ चुकी है। सम इवन सेड दैट गोइंग बेयरफुट वाज अ ट्रेडिशन अमंग देम, कुछ कहते हैं लोग कि ये तो नंगे पांव रहना था उनका एक परंपरा है। दीज पीपल हैव कम फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से आए हैं। देयर होम्स एंड फील्ड्स आर ऑफन स्वेप्ट अवे बाय फ्लड्स, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ था कि उनके जो घर हैं, खेत हैं, वो सब बाढ़ में बह गए थे। दे गेट नो कॉर्न टू फीड देमसेल्व्स, वहां पर उनके पास कोई भी फसल नहीं थी जिससे वो उनका अपना पेट भर सके फॉर द चिल्ड्रन। दैट इज वाई दे डोंट वांट टू गो बैक, और इसलिए वापस नहीं जाना चाहते। साहिब स्टार्ट्स वर्किंग एट अ टी स्टॉल बट नाउ ही इज नॉट फ्री, ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब जो है बाद में चलकर साहिब जो है वो एक टी स्टॉल पर काम करना शुरू कर देता है, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि अब वो हैप्पी नहीं है। हालांकि उसको 800 रुपए मिलते हैं हर मंथ के, 2 टाइम का खाना भी मिलता है, लेकिन तो भी जो है साहिब खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि अब वो खुद का मालिक नहीं है, खुद की मर्जी का मालिक नहीं है। साहिब आलम का क्या मतलब है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। साहिब आलम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि जिसका जहां जो मन करे वो करे, राइट, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। तो वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन अब वो जो चाहे नहीं कर सकता क्योंकि वो एक बंध गया है एक जॉब के साथ, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो आप देख सकते हो कि आंसर है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर कवर अप हो रहे हैं। एक तो लास्ट में ये निकल कर आता है कि इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, तो आप बता सकते हो कि नो, ही इज नो लॉन्गर हैप्पी, दो ही गेट्स 800 रुपीज पर मंथ एंड मोर ओवर ही गेट्स 2 स्क्वायर मील्स, बट ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर नाउ, सो दैट्स व्हाई ही इज अनहैप्पी वर्किंग देयर। फिर इसके अलावा देखिए कि भाई वो बेयरफुट क्यों रहते हैं, या फिर जो है वो कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं वहां से, है ना। इन सब क्वेश्चंस के आंसर आप इसमें से फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपको पता है कि इसका सेकंड पार्ट है आई वांट टू ड्राइव अ कार, और ये मुकेश की स्टोरी है जो कि एक बैंगल मेकर है। फिरोजाबाद क्यों फेमस है? फिरोजाबाद में बैंगल मेकर किन कंडीशन में काम करते हैं? मुकेश बेसिकली क्या करना चाहता है, क्यों करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, एंड मोरओवर ऐसे कौन से फोर्सेस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए, ऐसे कौन से फोर्सेस जो कंस्पायर करते हैं बैंगल मेकर्स को उन्हीं कंडीशंस में रहने के लिए, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर प्लस एक समरी टाइप क्वेश्चन ये आपके सामने है। चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। In this story, the writer describes a pitiable condition of poor children who have to live in slums and work hard in very dirty conditions. ये line same to same है जैसे पिछले आंसर में थी। They are never sent to school because their parents are too poor to pay for their education. अब यहाँ से देखिए एक्चुअल जो है आंसर वो स्टार्ट होता है चैप्टर का आई वांट टू ड्राइव अ कार का। मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। मुकेश जो है वो फिरोजाबाद में बेंगल मेकर्स की फैमिली से बिलोंग करता है, जो चूड़ियां बनाते हैं लोग। ही डिड नॉट लाइक द लाइफ ऑफ अ बेंगल मेकर। उसे बेंगल मेकर के जो जीवन है उसको वो अच्छा नहीं लगता। ही वॉन्टेड टू बी हिज ओन मास्टर। वो अपना खुद का स्वामी बनना चाहता है। हिज ड्रीम वॉज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, और वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बेंगल्स। फिरोजाबाद जो है वो बेंगल्स के लिए फेमस है। अब देखिए किन कंडीशंस में काम करना पड़ता है वर्कर्स को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्केट। वर्कर्स इन द ग्लास पेंगिंग इंडस्ट्री हैव टू वर्क इन वेरी हाई टेम्परेचर्स। बहुत ही ज्यादा तापमान में उनको वहां पर जो है काम करना पड़ता है। दे वर्क इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। उनको बहुत ही छोटी छोटी सी कंजस्टेड सी सेल्स के अंदर बिना हवा के, बिना लाइट के काम करना पड़ता है। दे डोंट गेट एनी डे लाइट, और उनको जो है दिन में जो है रोशनी वो भी नहीं मिलती। दस दे लूज ए ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और इसलिए उनकी जो आंखों की रोशनी है वो चली जाती है। दे बिकम ब्लाइंड। द पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ बेंगल्स ऑल्सो ब्लाइंड्स हिम। और जैसे वो बेंगल्स को पॉलिश करते हैं उसका जो पाउडर आता है वो पाउडर की वजह से भी जो है वो अंधे हो जाते हैं। देर आर साहूकार्स, मिडलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। वहां पर ये सब है, देखिए इन सबका एक विशियस सर्कल बना हुआ है। ये वो क्वेश्चन है फोर्सेज विच कंस्पायर देम टू रिमेन इन दैट कंडीशन ओनली। ओके, साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस को आप ऐसा कैसा याद कर लेना। ऑल दीज फॉर्म अ विशियस सर्कल। ओके, ये एक बहुत ही बुरा सा सर्कल बना लेते हैं, जाल बना लेते हैं। पुअर बेंगल मेकर्स हैव बीन ट्रैप्ड इन इट फॉर जनरेशंस। और जो गरीब बेंगल मेकर्स हैं वो बहुत समय से, पीढ़ियों से इस सर्कल के अंदर ट्रैप्ड हैं। द राइटर फेल्ट हैप्पी दैट मुकेश हैज डिसाइडेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम दिस विशियस सर्कल। राइटर हैप्पी फील करती है कि मुकेश खुश है कि वो इस सर्कल को तोड़कर बाहर निकल पाएगा। नेक्स्ट चैप्टर इज डीप वाटर बाय विलियम डगलस। मैंने आपको बता रखा है कि इस चैप्टर के अंदर जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है तीनों के तीनों वो इंपॉर्टेंट है। कोशिश की है मैंने कि इस एक ही आंसर के अंदर उनको कवर अप कर लूं, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके लिए थोड़ा सा आप अलग से भी पढ़ लेना, मैं आपको बता दूंगी। इन दिस स्टोरी द राइटर नरेट्स हाउ ही ओवरकम्स हिज फियर ऑफ डीप वाटर।
तो इस स्टोरी में राइटर हमें बताते हैं, राइटर कौन है, लिखिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में राइटर कौन है डीप वाटर के। तो राइटर बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना डीप वाटर का जो डर था उसको दूर किया। दिस फियर हैड फिल्ड हिज माइंड ड्यू टू सम चाइल्डहुड इंसिडेंट्स, और ये डर उसको लगा था, उसका एक बचपन में एक इंसिडेंट हो गया था उसकी वजह से। व्हेन ही वाज 3 or 4 years old, जब वो 3 या 4 साल के थे, हिज फादर टुक हिम टू द सी बीच। द राइटर वॉज क्लिंगिंग टू हिज फादर, फादर के पैर के ऊपर लटके हुए थे राइटर, 3 या 4 साल के छोटे बच्चे थे, सी बीच पर गए हुए थे। बट अ स्ट्रॉन्ग वेव केम एंड नॉक्ड द चाइल्ड डाउन, लेकिन एक बहुत ही तेज वेव आई और बच्चे को गिरा दिया, नीचे गिरा दिया। व्हेन ही वाज ओल्डर ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, और जैसे वो बड़ा हुआ तो उसने डिसाइड किया कि वो स्विम करेगा। ही जॉइंड द स्विमिंग पूल ऑफ अ लोकल क्लब, और उन्होंने ज्वाइन कर लिया स्विमिंग पूल एक लोकल क्लब का। अ ग्रोन अप बॉय वंस पिक्ड हिम अप एंड थ्रू हिम इनटू द क्लब, तभी की तभी एक लड़का आया, उसने को उठाया बच्चे को, और फिर उसके बाद देखिए YMCA स्विमिंग पूल की बात है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे YMCA की फुल फॉर्म भी याद कर लेना, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। मैंने अपनी और वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर NCERT में नहीं मिलता। तो जैसे उसने लर्न करना शुरू किया स्विमिंग, तो वो एक पूल जो था YMCA स्विमिंग पूल, जो कि 3 फीट गहरा था और 9 फीट, जैसे 3 फीट तो शैलो जैसे एंड से गहरा था, और 9 फीट जो है वो डीपर एंड से गहरा था उस पर। तो वो जो एक लड़का आया बड़ा सा, उसने उसको डीपर एंड के ऊपर डाल दिया, और उस समय उसके साथ वो एपिसोड हुआ जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग एपिसोड था। सो ही वॉज फिल्ड विद टेरर, उस समय वो बहुत ज्यादा डर से भर गया, उसे बहुत डर लगा। लकीली ही वॉज सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग एंड ब्रॉट आउट ऑफ द पूल। अब देखिए जो क्वेश्चन में बात कर रही थी आपको, कि वो जो एक फीलिंग थी कि उसने क्या महसूस किया, कि जैसे उसने ये सोचा कि जैसे उसको पुल के अंदर डाला था, उसने सोचा कि वो जैसे ही जो बॉटम है उसको टच करेंगी उसके जो फीट है वो, तो वो एकदम से पूरा अपना स्ट्रेंथ लगाएगा और ऊपर एकदम जैसे कॉर्क होता है बॉटल का, उसकी तरह से तैरते हुए ऊपर आ जाएगा। लेकिन इंस्टेड ही केम अप वेरी स्लोली, ही वाज ट्राइंग टू शाउट आउट, बट देयर वाज नो वन टू लिसन टू हिम। ओके, इट वाज ओनली येलो टिंज water only, okay, and only his eyes and nose just came out of the water and not his mouth। तो इस तरह से ये वाला जो एक्सपीरियंस है कि वो 2 बार नीचे जाता है, तीसरी बार जब जाता है तो वो एकदम सरेंडर कर देता है, 2 बार तो कोशिश करता है, बिकॉज स्टिल ही इज नॉट आउट ऑफ हिज विट्स, दो हिज लेग्स गेट पैरालाइज्ड, हिज लंग्स आर फिल्ड विद वाटर। तो बहुत ज़्यादा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है एक टेरर की, जो कि ऑथर ने यहाँ पर नरेट की है। तो ये वाला जो है एपिसोड ही पूछा जा सकता है आपसे पेपर में। सो ही वॉज फिल्ड विद टेरर, लकीली ही वॉज सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग एंड ब्रॉट आउट ऑफ द पूल। इट स्पॉइल्ड ऑल हिज जॉय ऑफ फिशिंग, बोटिंग, स्विमिंग। लेकिन डर एक बैठ जाता है उसके दिल में, और फिर इससे जो है फिशिंग, बोटिंग, स्विमिंग, इनके सब के जो मजे हैं वो खत्म हो जाते हैं। फाइनली द राइटर डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। और फिर उसके बाद जो है राइटर ये सोचते हैं कि किसी तरह से वो स्विमिंग सीखेंगे, तो इसके लिए वो एक इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट कर लेते हैं स्विमिंग सीखने के लिए। दिस इंस्ट्रक्टर वॉज एन इंटेलिजेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ये इंस्ट्रक्टर बहुत इंटेलिजेंट होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है। ही मेड आउट ऑफ द राइटर अ गुड एंड कॉन्फिडेंट स्विमर, और फिर वो राइटर को सिखाते हैं स्विमिंग। अब देखिए बेटा, यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन निकलता है कि किस तरह से स्विमर ने जो है राइटर को स्विमिंग सिखाई। तो शुरुआत में उसने क्या किया था कि एक पुली ले ली थी जो कि राइटर की स्टमक के चारों ओर बांध दी थी, और फिर वो धीरे धीरे पुली को लूज करता, और फिर उसके बाद उसने राइटर को लेग्स और हैंड से केवल, आर्म से केवल स्विमिंग सिखाई, और लास्ट में उसने सब चीज़ों को जोड़ दिया आपस में। तो इस तरह से उसने स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप्स थे उसके अंदर स्विमिंग सिखाई राइटर को। तो ये भी क्वेश्चन एक सेपरेट बन सकता है। सो ही मेड आउट टू द राइटर अ गुड एंड कॉन्फिडेंट स्विम। नाउ ही कुड स्विम माइल्स अक्रॉस बिग रिवर्स एंड लेक्स। तो भी जो है राइटर का कॉन्फिडेंस पूरा नहीं आया था उसको अपनी स्विमिंग पर, तो वो अकेले गया रिवर्स में, लेक्स में, वहां पर अकेले वो तैराकी कर आया। ड्यूरिंग द एक्सपीरियंसेस डगलस हैड कम टू द कंक्लूजन दैट देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, इन डेथ देयर इज पीस, देयरफॉर ऑल वन नीड्स टू फियर इज फियर इटसेल्फ। ये थीम है चैप्टर का, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रियलाइज करता है डगलस ये रियलाइज करता है कि जो टेरर है वो केवल डेथ से डर में ही जो है वो डर है, ओके, और डेथ में कोई भी किसी भी तरह का डर नहीं है, वहां पे केवल शांति है। और यदि हमें किसी चीज से डरना चाहिए तो वो क्या है, इट्स फियर ओनली। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द रेड ट्रैप बाय सेल्मा लेजरलॉफ। नाउ द पेडलर इज अ पुअर मैन। आपको पता है पेडलर का चैप्टर है, रेड ट्रैप सेलर का चैप्टर है। ही गोज अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स ऑफ फायर। वो हमेशा घूमता रहता है जो है रेड ट्रैप्स बेचने के लिए, जो कि वो तार से बनाता है। हिज बिजनेस इज नॉट प्रॉफिटेबल। उसका जो व्यवसाय है ज्यादा ये प्रॉफिट नहीं देता उसको, तो वो इसलिए जो है बैगिंग और पेटी थीवरी भी कर लेता है, मीन्स वो भीख भी मांगता है और चोरियां भी कर लेता है छोटी मोटी। और फिर वो वर्ल्ड जो है उसको एक बिग रेड ट्रैप के बारे में लेकर चलता है, उसकी एक थिंकिंग है।
और पेडलर जो है उसको हर कोई भी पसंद नहीं करता, जहां पर भी वो रुकता है वहां से हर कोई उसको भगा देता है। लेकिन एक ओल्ड क्रॉफ्टर है जो कि उसको रिसीव करके हैप्पी होता है, वो उसको खाने के लिए जो है पॉलिश देता है और साथ में उसके साथ गेम्स भी खेलता है, मेजोलिस वगैरह। एंड मोरोवर जो है वो स्मोक कर रहा है तो उसको स्मोकिंग भी कराता है, रात को वहां पे स्टे करते हैं वो दोनों। एंड वो बहुत ही अच्छे से उसका ख्याल रखता है। बट द पैडलर रॉब्स द सेम क्रॉफ्टर ऑफ हिज 30 क्रॉनर विच सीम्स मच अनएक्सपेक्टेड। लेकिन वो जो पैडलर है वो नेक्स्ट डे क्या करता है, उसी क्रॉफ्टर के 30 क्रॉनर जो है उसको चुरा लेता है। और फिर उसके बाद जो है पैडलर राम्सट्रो आयरन वर्क्स में पहुंचता है, क्योंकि वो रास्ता भूल जाता है। वो जो वर्ल्ड को एक रैट ट्रैप के बारे में बोलता है, वो खुद उस रैट ट्रैप के अंदर फंस जाता है। वहां पर वो स्मिथ से मिलता है जो कि राम्सट्रो आयरन वर्क का आयरन मास्टर होता है। और फिर उसके बाद जो है एडला जो है वो उसको मिलती है और वो दोनों कन्विंस करके उसको अपने घर ले जाते हैं। दोज पीपल पे नो अटेंशन टू हिम। द आयरन मास्टर्स डॉटर प्रूव्स एन एंजल इन पेडलर्स लाइफ। ओके, तो आयरन मास्टर की जो डॉटर है वो एक एंजल देवदूत बनकर उसकी लाइफ में आती है। शी ट्राइज हर बेस्ट टू मेक द पुअर हंग्री मैन फील एट होम। वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि उस गरीब भूखे इंसान को जो है एकदम घर जैसा फील कराए। वो उसे घर ले जाती है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। हर काइंडनेस एंड सिंपैथी ट्रांसफॉर्म्स द पैडलर कंप्लीटली। और इसकी वजह से जो पैडलर है वो उसके अंदर बहुत, क्योंकि एडला का जो काइंड बिहेवियर है, सिंपैथी है, उससे जो पैडलर है पूरी तरह से बदल जाता है। हालांकि जो फादर हैं एडला के, दैट इज आयरन मास्टर, वो सोचते हैं कि भाई इसके मैं रिपोर्ट कर दूं पुलिस में, इसने प्रिटेंड किया है कि ये मेरा पुराना फ्रेंड है, नील्स ओलुफ है, लेकिन एक्चुअली ये नहीं है। तो लेकिन फिर एडला उसको मना करती है, कहते हैं कि हम ही तो थे जो इसको लेकर आए थे यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी, काइंडनेस और कंपैशन के कारण से अब पैडलर भी चेंज हो जाता है। और जब वो जाता है वहां से तो ही लीव्स अ स्मॉल पैकेट फॉर हर एज क्रिसमस प्रेजेंट। वो उसके लिए बहुत ही प्यारा सा एक पैकेट देकर जाता है जिसके अंदर उसका क्रिसमस का गिफ्ट होता है। और वहां उसके अंदर एक स्मॉल रेड ट्रैप है और 3 रिंकल 10 क्रॉनर के नोट्स हैं, साथ में एक लेटर है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। आई वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रेड ट्रैप इफ यू पीपल हैड नॉट ट्रीटेड मी सो नाइसली। तो फिर वो जो रेड ट्रैप सेलर है वो कहता है कि जैसे आपने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया कि मैं कैप्टन, तो मैं बदले में आपसे वैसे बिहेव कर रहा हूँ कि जैसे एक रियल कैप्टन को करना चाहिए। ये 30 क्रॉनर उस ओल्ड क्रॉफ्टर के वापस कर देना, और अगर आप मेरे साथ ऐसा अच्छा व्यवहार नहीं करते तो शायद मैं भी कभी ऐसा अच्छा काम नहीं कर पाता। तो देखिए ये चैप्टर है और इसमें से जो मेरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या फेवरेट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से वो तो है कि व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज फेस। ओके, तो उसमें आप इस समरी को यूज कर सकते हो। एंड मोरओवर छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो रेड ट्रैप सेलर है वो वर्ल्ड को किससे कंपेयर करता है, क्या मेटाफर यूज करता है ना। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। नाउ कम टू द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, दैट इज इंडिगो बाय लुई फिशर। दिस चैप्टर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ गांधी जी स्ट्रगल फॉर द पुअर पीजेंट्स ऑफ चंपारण। ये चैप्टर है जो कि डिस्क्राइब करता है गांधी जी का जो संघर्ष था गरीब किसानों के लिए चंपारण के। बाय एन एंशिएंट अरेंजमेंट दे हैड टू प्रोड्यूस इंडिगो ऑन 15% ऑफ द लैंड एंड सरेंडर इट एज रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स। और एक ऐसा समझौता था जिसके कारण से उनको इंडिगो उगाना पड़ता था 15% लैंड पर, और सारी की सारी जो भी क्रॉप थी उसे सरेंडर करना पड़ता था जमींदारों को। By about 1917, it was known that Germany had developed synthetic indigo. 1917 में पता चला कि जर्मनी जो है वो अब कृत्रिम नील बना रही है, फैक्ट्रीज के अंदर अब नील बनेगा। तो ब्रिटिश प्लांटर्स नाउ नो लॉन्गर वांटेड द इंडिगो क्रॉप। अब जो ब्रिटिश प्लांटर्स हैं उनको इंडिगो की क्रॉप की कोई भी जरूरत नहीं थी, और इन ऑर्डर टू रिलीज द पीजेंट्स फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट दे डिमांडेड द कंपनसेशन फ्रॉम देम। और ब्रिटिश प्लांटर्स ने कहा कि हम आपको ये जो एग्रीमेंट है इससे अब आजाद कर देंगे, और आप क्या करो कि हमें इसके बदले में कंपनसेशन दे दो। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। आप ये देखिए एक क्वेश्चन इसमें से ये आता है कि व्हाट वाज द एंशिएंट अरेंजमेंट ओके फॉर इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। तो आप ये बता दोगे ना कि भाई जैसे 15% जो लैंड थी उसके ऊपर उनको कंपेल किया जाता था कि वो केवल इंडिगो ही प्लांट करेंगे, राइट। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, अब क्या किया, जिसे कंपनसेशन चाहती थी क्योंकि वो उसको 15% अरेंजमेंट से रिलीज करना चाहते थे। तो कुछ ऐसे इलिटरेट पीजेंट्स थे जो कि उससे एग्री कर गए, लेकिन जिनको इस बारे में नॉलेज थी, जिनको ये पता था कि भी जर्मनी या सिंथेटिक इंडिगो बनाएगा तो उनका इंडिगो खरीदेगा कौन, वो उन्होंने मना कर दिया। दे एंगेज लॉयर्स टू गो टू द कोर्ट। उन्होंने लॉयर्स कर लिए, वकील कर लिए। इट वॉज एट दिस पॉइंट दैट गांधी जी अपीयर्ड इन चंपारण। इस समय पे गांधी जी चंपारण में आए। ही फॉट फॉर पुअर पीजेंट्स अ लॉन्ग बैटल फॉर 1 ईयर। 1
साल तक उनके लिए संघर्ष किया। एट लास्ट ही गॉट जस्टिस फॉर देम, और फिर लास्ट में उनके लिए जस्टिस वो ले पाए। नाउ द पीजेंट्स गेन्ड करेज एंड दे न्यू देयर राइट्स ऑल्सो। अब पीजेंट्स में काफी हिम्मत आ गई। अलॉन्ग विद दिस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फाइट गांधी जी वर्कड ऑन द सोशल लेवल ऑल्सो। अब इस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक संघर्ष के अलावा गांधी जी ने सोशल लेवल पर भी काफी काम किया, और उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, हाइजीन ऑफ पुअर पीजेंट्स और फैमिलीज के लिए भी उन्होंने काफी ज्यादा काम किया। कस्तूरबा को बुलाया, ठीक है, उनके जो जैसे सन थे वो भी आए, वॉलंटियर किया। उन्होंने एजुकेशन के लिए काफी सारे स्कूल्स खोले। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने जैसे कैस्टर ऑयल, सल्फर ऑइंटमेंट, ये सब काम किए। ठीक है, तो आप जो है इन सब क्वेश्चंस का एक मैंने कंबाइन करके यहाँ पे आपको आंसर दिया है। ये समरी टाइप है, आप इसको जरूर प्रिपेयर कर लेना। और क्वेश्चन जो है वो किसी बेसिस पर आ सकता है, जैसे एक दो स्टेटमेंट्स भी हैं इसके अंदर कि द बैटल ऑफ चंपारण वाज वन, है ना, या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज सक्सेसफुल इन इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इस तरह से। तो वो गांधी, साथ में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉयर्स जो हैं वो लॉयर्स का क्या रोल था। ओके, गांधी जी वाले इस एपिसोड में, चंपारण वाले एपिसोड में, या लॉयर्स को गांधी जी ने क्यों डांट लगाई। ठीक है, मोतीहारी वाला क्या एपिसोड है, इस तरह से छोटे छोटे कई सारे क्वेश्चंस हैं। आप इन सब क्वेश्चंस को कवर अप कर लेना। अब इसी के साथ हमारी फ्लेमिंगो के सभी 5 चैप्टर्स यहाँ पर खत्म होते हैं, और अब हम आ जाते हैं विस्टास पे। विस्टास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। अब थर्ड लेवल देखिए क्या है। पहली 2-3 लाइनों के अंदर मैंने बता दिया है कि भी बेसिकली इस चैप्टर के अंदर है क्या। इट इज इम्पॉसिबल फॉर 2 डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री टू एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। बहुत ही मुश्किल है, असंभव है कि इतिहास के कोई भी 2 समय एक साथ चलें। इन दिस स्टोरी वी फाइंड द 19th सेंचुरी एंड द मॉडर्न सेंचुरी एग्जिस्टिंग साइड बाय साइड। इस स्टोरी के अंदर हमें लगता है कि 19th सेंचुरी और जो मॉडर्न सेंचुरी है ये साथ साथ एग्जिस्ट करती हैं। द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज 2 लेवल्स वेयर मॉडर्न न्यू स्टाइल करेंसी इज यूज्ड। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है न्यूयॉर्क में, वहां पर 2 ही लेवल्स हैं जहां पे कि मॉडर्न स्टाइल की करेंसी यूज की जाती है। देयर इज ऑल्सो थर्ड लेवल वेयर ओल्ड स्टाइल करेंसी ऑफ 1890 समथिंग इज यूज्ड, और वहां पर थर्ड लेवल भी है। ओके, जहां पे 1890s वाली जो करेंसी है उसको यूज किया जाता है। द थर्ड लेवल इज मेयरली अ फैंटेसी, लेकिन थर्ड लेवल केवल एक कल्पना है दैट एग्जिस्ट इन चार्लीज माइंड ओनली, जो कि चार्ली के दिमाग में ही है। इट इज हिज एस्केपिस्ट फैंटेसी, ये उसके बचाव के लिए उसने कल्पना की हुई है। एस्केपिज्म का मतलब क्या होता है कि बचना परिस्थितियों से। हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम इज राइट व्हेन ही कॉल्स इट अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। और वो जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है उसका सैम, वो ये सही कहता है जब वो ये कहता है कि ये एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि जागते हुए तुम सपना देख रहे हो जो कि तुम्हारा पूरा हुआ है। चार्लीज विजिट टू द थर्ड लेवल इज ऑल अ फैंटेसी, सब कुछ कल्पना है। ही टेक्स इट फॉर अ रियलिटी एंड प्लान्स अ जर्नी टू गेल्सबर्ग, लेकिन वो इसे रियलिटी समझ लेता है और गेल्सबर्ग के लिए एक जर्नी प्लान कर लेता है। ही इवन एक्सचेंजेस हिज न्यू बिल्स फॉर $300 फॉर ओल्ड स्टाइल बिल्स, और अपनी करेंसी को कन्वर्ट भी करवा लेता है ओल्ड स्टाइल बिल्स में $300 को। बट ही इज नेवर अगेन एबल टू फाइंड द थर्ड लेवल, लेकिन उसको फिर से कभी भी थर्ड लेवल नहीं मिल पाता। और फिर उसके बाद उसको मिलता है एक स्टैम्प कलेक्शन एक एनवेलप के अंदर, और जो कि उसके ग्रैंडफादर के एड्रेस के ऊपर मेल किया गया था, और उस पोस्ट के ऊपर जो है डेट है 18 जुलाई 1894, और पेपर जो है इनसाइड जो उसमें रखा गया है वो खाली नहीं है। फर्स्ट डे कवर के नाम से क्वेश्चन बनता है 2 या 3 नंबर का कि फर्स्ट डे कवर क्या है। तो फर्स्ट डे कवर क्या होता है ये आप मेरी डिटेल वीडियो में देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है मैंने इस चैप्टर के ऊपर। एंड उसमें जो है वो जो नोट है खाली पेपर नहीं है बल्कि सैम का नोट है। सैम कौन? उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। और फिर सैम ने उसको ये कहा है कि मैं तो गेल्सबर्ग में पहुंच गया हूं और तुम भी जल्दी से लुइजा और तुम भी जल्दी से इसे ढूंढकर और यहाँ पर आ जाओ। और वो चार्ली और लुइजा को वहां पर इन्वाइट करता है कि वो गेल्सबर्ग में आ जाए। ठीक है, अब देखिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। एक जो मॉडर्न वर्ल्ड है दैट इज फुल ऑफ वियरीज, मिजरीज, एंजाइटीज, सफरिंग्स, पेन्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, हाउ। ठीक है, और जो लोग हैं वो एस्केपिज्म क्यों चाहते हैं, ठीक है, ये सब। और साथ में जो है किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, चार्ली का थर्ड लेवल पर। ये सभी क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही आंसर के अंदर मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। Come to the next chapter, The Enemy by Pearless Buck. Very important chapter. It is a story of a Japanese doctor named Sadao. एक Japanese doctor की स्टोरी है जिसका नाम है सदाओ। He lives with his wife and 2 children. वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता है। एक दिन सदाओ जो है एक आदमी से मिलता है जो कि ओशन जो है जो कि उसको बाहर निकाल देता है, और he has a bullet shot in his back. सदाओ takes the man into his house. अब सदाओ और उसकी वाइफ जो है वो जापान में कोस्टल एरिया में रहते हैं, और वहां पे एक आदमी आ जाता है, लहरें जो है उसको वहां पर किनारे पर डाल देती हैं, और उसके बैग में एक बुलेट है। क्योंकि सदाओ जो है वो एक सर्जन है, ही इज अ वेरी नाइस सर्जन, वेरी गुड सर्जन।
ठीक है, तो वो उसका ऑपरेशन करके उसमें से निकाल देता है। टू हिज सरप्राइज ही फाइंड्स द मैन इज एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, POW। उसे पता चलता है कि जो आदमी है वो तो POW है, अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है, जो कि वहां से बच के भाग गया था। अ वॉर वॉज गोइंग ऑन बिटवीन अमेरिका एंड जापान, दस इट वॉज अ ग्रेव क्राइम टू गिव शेल्टर टू एन एनिमी सोल्जर्स। अब उस समय जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और जापान और अमेरिका एक दूसरे के अगेंस्ट है। ऐसे में जो डॉक्टर सदाव है और उसकी वाइफ है ना, वो एक अमेरिकन सोल्जर को अपने घर पर रखते हैं, शेल्टर देते हैं, तो एक बहुत बड़ा सीरियस क्राइम हो सकता है। बट देन ही थिंक्स ऑफ हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर ऑल्सो, लेकिन उस समय उसको रियलाइज होता है कि एक डॉक्टर के रूप में उसकी क्या ड्यूटी है। ही हैज बीन ट्रेन नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ ही कैन हेल्प इट, और उसे ऐसा लगता है कि भाई उसको फर्ज निभाना चाहिए अपने डॉक्टर होने का। सो ही डिसाइड्स टू ऑपरेट एंड टेक द बुलेट आउट द सोल्जर्स बॉडी, और वो डिसाइड करता है कि वो उसका ऑपरेशन करेगा, बुलेट को बाहर निकाल देगा। हिज वाइफ गिव्स हिम ऑल हेल्प इन डूइंग सो, उसकी वाइफ भी पूरी हेल्प करती है। सदाव कीप्स द मैन इन हिज हाउस फॉर अबाउट 10 days अंटिल इज क्वाइट नॉर्मल। सदाव 10 दिन तक लगभग उस इंसान को अपने घर पे रखते हैं, ठीक से नॉर्मल नहीं हो जाता, और फिर उसके बाद वो चाहता है किसी तरह से इस आदमी से पीछा छूटे। और क्योंकि उसके जो सर्वेंट्स हैं वो सब उस पर शक करते हैं, उसके फादर के टाइम के सर्वेंट्स होते हैं, प्लस उसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि उसके जो फादर थे वो काफ़ी ज़्यादा पेट्रियाटिक थे, वो जापानीज थे, जापान में बहुत विश्वास रखते थे, जापानीज कल्चर में बहुत विश्वास रखते थे, ट्रेडिशनल थे। उन्होंने पढ़ने के लिए सदाव को अमेरिका भेजा था, तो ये सर्वेंट्स वगैरह सब यही सोचते हैं कि क्योंकि हमारा मालिक अमेरिका से पढ़ के आया है, और वो चाहते थे कि जो सदाव हैं वो एक अच्छे डॉक्टर बने, जो कि वो अमेरिका में जाकर बन भी गए थे, और इतने अच्छे डॉक्टर बने थे कि उस समय हालांकि युद्ध चल रहा था, लेकिन तो भी डॉक्टर सदाव को मिलिट्री के साथ नहीं भेजा गया था, ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा गया था, उनको जापान में रखा गया था, क्योंकि जो जनरल है उसको भी कभी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी। अब जनरल जो है उसके ऊपर भी एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है कि ही इज क्वाइट गलीबल पर्सन, ओके। तो जनरल जो है वो काफी ज्यादा सेल्फिश है, सेल्फ ओरिएंटेड है, क्योंकि सदाव बार बार उससे जाकर बोलता है कि इस तरह से मेरे घर में एक प्रिजनर ऑफ वॉर है, आप उससे मेरे को मतलब रिट दिलाओ, जैसे उससे बचाओ। लेकिन जनरल जो है वो हर बार भूल जाता है, क्योंकि उसको केवल अपने ऑपरेशन की, अपने ट्रीटमेंट की चिंता है। तो इफ ही हैंड्स ओवर हिम टू द पुलिस ही इज श्योर टू बी किल्ड। अब क्या है कि भाई जो सदाव, उसको लगता है कि अगर वो पुलिस को उसे दे देगा तो वो उसे मार डालेंगे, अभी तो उसने उसको बचाया है, अभी वो कैसे उसको पुलिस के हाथ दे दे, राइट। सो ही हेल्प्स अ मैन टू एस्केप इन अ बोट। अब यहाँ पर सदाव जो है दूसरी बार हेल्प करता है उस प्रिजनर ऑफ वॉर की, जैसे मान लीजिए बचने में, ठीक है, बचाने में। कैसे? एक बार तो उसने उसको बुलेट निकाल दी, ठीक कर दिया, और सेकंड टाइम कब करता है, वो एक बोट ला कर देता है, और फिर उसके बाद जो है बोट में बिठाकर उसका जरूरी सामान देकर वो उसको 2 आइलैंड्स के ऊपर भेज देता है, वहां से उसको कोरिया की साइड की बोट्स मिल जाएंगी। So he gets rid of an enemy without having him killed. We can say that Dr. Sadav rises above narrow prejudices and acts in a truly humanitarian way. यहाँ पे आप डॉक्टर सदाव के कैरेक्टर स्केच यदि आ जाए, ठीक है, किस तरह से डॉक्टर सदाव जो है he saved the life of the prisoner of war twice, किस तरह से 2 बार जान बचाई। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सदाव के फादर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, हना पे क्वेश्चन आ सकता है, सर्वेंट्स का क्या व्यवहार रहा पूरे उसमें चैप्टर में आ सकता है, लेकिन सब के सब क्वेश्चंस जो हैं मैंने इस एक ही आंसर के अंदर इंक्लूड कर दिए हैं, आप इसको बहुत ही अच्छे से कर लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे, शुड विजार्ड हिट मॉमी बाय जॉन अपडाइक। चैप्टर के नाम, राइटर के नाम आप देखते ही जा रहे हैं साथ साथ। तो आपको पता है कि शुड विजार्ड हिट मॉमी में किसकी स्टोरी है। दिस स्टोरी इज अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चा जो है वो संसार के बारे में क्या देखता है, सोचता है, उसके बारे में कहानी है। दिस वर्ल्ड व्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द व्यूज ऑफ अ फादर। और ये जो वर्ल्ड व्यू है ये डिफरेंट है एक फादर के वर्ल्ड व्यू से। द स्टोरी प्रेजेंट्स 2 डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। जो स्टोरी है वो 2 अलग अलग व्यू पॉइंट्स को दिखाती है। द फर्स्ट इज द अडल्ट व्यू ऑफ द वर्ल्ड एंड द सेकंड ऑफ चिल्ड्रंस व्यू। एक अडल्ट का व्यू, दूसरा चिल्ड्रन का व्यू। द स्टोरी रेजेस द मॉरल इशू वेदर द पेरेंट्स शुड इम्पोज देयर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन चिल्ड्रन और नॉट। मॉरल इशू जो है वो क्या रेज करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर के अंदर क्या मॉरल इशू रेज हुआ है कि जो पेरेंट्स हैं उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है बच्चों के ऊपर लादना चाहिए या नहीं। द पेरेंट्स वांट आएगा दैट देयर चिल्ड्रन शुड बी ओबीडिएंट। पेरेंट्स जो है वो यही चाहते हैं कि बच्चे जो है वो आज्ञाकारी बने। ऑन द अदर हैंड चिल्ड्रन हैव देयर ओन क्वेश्चंस व्हिच मस्ट बी सेटिस्फाइड। लेकिन बच्चों की खुद की क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर देना चाहिए। जो इज अ लिटिल गर्ल, शी इज 4 years old। जो एक छोटी सी लड़की है जो कि 4 साल की है। हर फादर ऑफन टेल्स हर स्टोरीज। और उसके फादर जो है वो उसको कहानियां सुनाकर सुलाते हैं। जो है उसका क्रिटिकल माइंड है, वो उसका दिमाग जो है वो आसानी से शांत नहीं होता, वो क्वेश्चंस पूछती है, क्वाइट क्यूरियस है रहती है वो। शी ऑफन आस्क्स हर फादर डिफिकल्ट मॉरल क्वेश्चंस अबाउट हिज स्टोरीज। क्वेश्चंस पूछती रहती है स्टोरीज के बारे में, क्योंकि बड़ी भी हो रही है। तो बड़ा जब होता है बच्चा तो उसके दिमाग में कई तरह के प्रश्न आ भी जाते हैं। वन डे जैक टेल्स अ स्टोरी ऑफ अ लिटिल एनिमल स्कंक। तो एक बार स्कंक की स्टोरी सुनाई जाती है, जैक सुनाता है उसको, और ही हैज अ प्रॉब्लम, ही स्मेल्स वेरी बैड।
तो वो एक प्रॉब्लम है स्कंक की कि उसमें से बहुत बुरी स्मेल आती है, और वो जब भी बच्चों के साथ खेलने जाता है तो कोई बच्चे उसको साथ में खिलाते नहीं, तो वो एक विजर्ड के पास, पहले आउल के पास जाता है, आउल उसको विजर्ड के पास भेज देता है, और विजर्ड जादू करता है, 7 पेनीज मांगता है, 7 पेनीज में से उसके पास बस 4 पेनीज होती हैं, बाकी 3 पेनीज कहाँ मिलेंगी विजर्ड बताता है। वो लेकर आता है गली के एंड में जाकर गोल गोल घूमकर, और वेल के अंदर से 3 पेनीज बाकी, और अब जो स्कंक है उसकी जो स्मेल है वो रोज की स्मेल में कन्वर्ट हो जाती है। अब जो दूसरे एनिमल्स हैं, बेबीज हैं, उसके साथ खूब अच्छे से खेलते हैं, लेकिन स्कंक की मदर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो उसको वापस से विजर्ड के पास लेकर जाती है और उसको बोलती है कि उसकी जो स्मेल है वो ओरिजिनल जो पहले वाली थी वैसे की वैसे कर दो। लेकिन यहाँ पर जो है जो खुश नहीं है, वो ये कहती है कि नहीं, जो मॉमी है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, और विजर्ड को जो है मॉमी को हिट करना चाहिए, शुड विजर्ड हिट मॉमी, ओके। क्योंकि मॉमी ने पहले क्या किया है जैक की स्टोरी में कि उसने विजर्ड को हिट किया, अम्ब्रेला लेकर गई थी, उसके सिर में मारा और कहा कि इसकी स्मेल वापस से चेंज कर दो। अब जो क्या कह रही है कि नहीं, विजर्ड शुड हिट बैक मॉमी एंड नॉट चेंज द स्मेल ऑफ स्कंक बैक टू इट्स ओरिजिनल वन, ठीक है। अब देखिए वो कहती है स्टूपिड मॉमी और ये सब, लेकिन जैक जो है वो उसकी मदर के एक्शन को डिफेंड करता है, बचाता है। हाँ जी, अब देखिए मॉरल इशू वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट। जैक सेटिस्फाई नहीं कर पाता जो को, ना ही उसको सुला पाता, वो सुलाने के लिए स्टोरी सुना रहा है। नीचे उसकी वाइफ है क्लेयर जो कि पेंट कर रही है फर्नीचर को। नीचे जाके जैक बैठ जाता है एक अगली मिडिल पोजीशन में, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैक फाइंड्स हिमसेल्फ इन एन अगली मिडिल पोजीशन। हाउ, क्या है अगली मिडिल पोजीशन? इसको 2 तरह से हम जस्टिफाई करेंगे। सिंबॉलिक है अगली मिडिल पोजीशन कि एक तो जैक जो है वो जनरेशन गैप के हिसाब से देखा जाए तो पेरेंट्स और चाइल्ड के हिसाब से बीच में फंसा हुआ है, नहीं तो वो एज अ पेरेंट बच्चे को सुला पा रहा है, कन्विंस कर पा रहा है कि भी जो विजर्ड है ही शुड नॉट हिट बैक मॉमी, ओके। और ना ही वो जो को खुश कर पा रहा है कि वो यही कह दे कि ठीक है भी जैसे तुम कहती हो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि वो खुद एक पेरेंट है, वो ये चाहता है कि बच्चा जो है वो आइडियल सिचुएशन के अंदर रहे और वो पेरेंट्स को ओबे करे, ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन है कि नाइदर जैक इज एबल टू मेक जो कन्विंस्ड अबाउट द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, नोर ही इज एबल टू कन्विंस हर एंड मेक द एंडिंग ऑफ हिज स्टोरी अकॉर्डिंग टू जो। तो ना या तो वो कन्विंस भी नहीं कर पा रहा और ना ही जो की तरह से अपनी स्टोरी को खुद कन्विंस हो पा रहा है कि एंड कर पा रहा है। दूसरा जो है किस तरह से अगले मिडिल पोजीशन में है कि वहां पे ओल्ड फर्नीचर और न्यू फर्नीचर रखा हुआ है। ओल्ड फर्नीचर कौन सा? ओल्ड फर्नीचर वो जिसके ऊपर अभी पेंट नहीं हुआ है। न्यू फर्नीचर कौन सा? जिसके ऊपर क्लेयर ने पेंट कर दिया है। शी इज स्टिल प्रेग्नेंट, शी ऑलरेडी हैज 2 बेबीज। और आप ये देखिए कि दूसरा जो बेबी है उनका नाम है बॉब, ओके। वो सो चुका है, लेकिन जो अभी भी धम धम कर रही है ऊपर, तो जैक उसको डांट भी लगाता है। वहां से भी गड़बड़ है कि वो जिस काम के लिए गया था वो नहीं कर पाया पूरा, और यहाँ पर भी वो क्लेयर की हेल्प भी नहीं कर पा रहा। ही फाइंड्स हिमसेल्फ सिटिंग इन द इन बिटवीन द 2 सॉर्ट ऑफ फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर एंड न्यू फर्नीचर। और वो ना ही तो क्लियर की हेल्प कर पा रहा है और ना ही वो जो को सुला पा रहा है। तो ये है अगली मिडिल पोजीशन जिसके अंदर जो जैक है वो अपने आप को पाता है। क्वेश्चंस ये आ सकते हैं, मॉरल इशू हो गया, साथ में अगली मिडिल पोजीशन वाला हो गया, साथ में एक समरी बेस्ड क्वेश्चन या कौन सी स्टोरी है या जो है उसकी क्या एंडिंग वो चाहती है, किसकी एंडिंग अच्छी है, चाइल्ड की, एडल्ट की, आप किसी की बता सकते हो। आप बस उसको जस्टिफाई कर देना कि बच्चे हैं तो देखो बच्चे तो बच्चों जैसी बात करेंगे, लेकिन एडल्ट्स क्योंकि पेरेंट्स हैं वो अपनी जैसी बात करेंगे। तो दोनों ही तरह की एंडिंग्स के साथ आप कन्विंस हो जाना, लेकिन साथ में अपना लॉजिक अच्छा दे देना। नाउ ऑन द फेस ऑफ इट बाय सुजैन हिल, वेरी नाइस चैप्टर। डैरी और लैम का कैरेक्टर्स क्या चाहता है इसके अंदर, या फिर जो है मिस्टर लैम की क्या ओपिनियन है, ठीक है, लाइफ के बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सारे क्वेश्चंस इस आंसर के अंदर कवर्ड अप हैं, देख लीजिए। दिस इज अ प्ले अबाउट अ यंग बॉय डैरी एंड एन ओल्ड मैन मिस्टर लैम। डैरी और मिस्टर लैम के बारे में है, यंग बॉय है डैरी, एक ओल्ड मैन है मिस्टर लैम। वन साइड ऑफ डैरीज फेस गॉट बर्न्ड बाय एसिड। एक साइड जो थी डैरी के फेस की वो जल गई थी एसिड से, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, वो जब एक छोटा बच्चा था। ही अपीयर्स अगली, और वो बहुत बुरा दिखता है। सम हेट हिम एंड सम थिंक दैट इट इज़ टेरिबल। बहुत लोग उससे नफरत करते हैं और कई लोग उसको डरावना बताते हैं, बट मोस्ट पीपल अवॉइड हिम, लेकिन ज़्यादातर लोग उसको अवॉइड करते हैं। दिस एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स हिम मेड डैरी बिटर। और ये जो एटीट्यूड है लोगों का, इससे डैरी जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा महसूस करता है। ही थिंक्स दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम। उसे लगता है कि लोग उससे डरते हैं, जैसे कि वो एक घोस्ट है, भूत है। इन टर्न ही ऑल्सो हेट्स पीपल एंड अवॉइड्स हिम। और वो भी बदले में लोगों से नफरत करता है। ही वॉन्ट्स टू स्पेंड टाइम इन लोनली प्लेसेस वेयर पीपल वुड नॉट स्टेयर एट हिम।
ऐसे जगह पर जाना चाहता है जहाँ पे लोग उसको ना घूरें। वन डे रीचेज द गार्डन ऑफ मिस्टर लैम्ब के गार्डन में चला जाता है। He goes there thinking that there would be no one, but he is surprised to see Mr. Lamb there. अब वहाँ पर उसको लगता है कोई भी नहीं है, लेकिन मिस्टर लैम्ब को देखकर वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। डेरी wants to run away, वहाँ से भागना चाहता है, लेकिन मिस्टर लैम्ब इज अ फ्रेंडली पर्सन। ही वेलकम्स डेरी। यहाँ से मिस्टर लैम्ब का कैरेक्टर स्केच शुरू हो जाता है। वो एक लेम पर्सन है, वो उसको वेलकम करते हैं, काफ़ी फ्रेंडली बिहेव करते हैं और डेरी से बहुत ही खुशी खुशी बात करते हैं और वो बहुत ही वर्ड्स ऑफ लव मीन्स प्यार वाले शब्द उसको बोलते हैं। डेरी बहुत खुश हो जाता है। वो अपनी मदर को बताने जाता है मिस्टर लैम्ब के बारे में और कहता है कि मैं वापस आऊँगा और आपकी हेल्प करूँगा क्योंकि आप अकेले हो और आप अकेले इन एप्पल्स को कैसे आप मतलब तोड़ोगे और सब बनाओगे। तो फिर उसके बाद जो है वो आता है जब अपनी मदर के पास से, तो वो देखता है कि मिस्टर लैम्ब जो है वो गिर चुके हैं सीढ़ी से और मिस्टर लैम्ब जो है ही इज़ डेड नाउ और उनकी जो डेथ है उससे वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि डेरी जो है, जो कि 14 ईयर्स ओल्ड बॉय है जिसका हाफ फेस बर्न्ड है, उसके बारे में, और मिस्टर लैम्ब जो है वो एक जिंदा दिल इंसान है। वो सभी से बहुत ही प्यार से बात करते हैं, एक फ्रेज बार बार बोलते हैं, द गेट इज़ ऑलवेज ओपन। उनका लाइफ के प्रति एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है, बहुत ही पॉजिटिव सोच है। साथ में जैसे मान लो वो डेरी को जो जो एग्जाम्पल्स देते हैं उन एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से कर लेना। वो ये कहते हैं कि देखो दूर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे कुछ जैसे मान लो घास फूस होती है, तो डेरी तो कहता है रबिश, वो कहता है कि नहीं ये रबिश नहीं है, इसके अंदर भी लाइफ है। जैसे हम एक ग्लास के बारे में एग्जाम्पल देते हैं कि ग्लास में अगर आधा पानी भरा हुआ है तो हम पूछते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि ग्लास इज हाफ एम्प्टी, ग्लास इज हाफ फिल्ड, ठीक है। तो वो हमेशा फिल्ड वाली साइड की ओर देखते हैं, जिससे कि डेरी का जो एटीट्यूड है जो कि नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में से। नाउ कम टू द लास्ट चैप्टर ऑफ योर विस्टास एंड दैट इज इवेंट्स ट्राइज एंड ओ लेवल बाय कॉलिन डेक्स्टर। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। नाउ इवेंट्स जो है वो एक प्रिजनर है और पास्ट में जो है वो प्रिजन से काफ़ी बार भाग चुका था, 3 बार भाग चुका था और इसलिए उसका नाम जो है इवेंट्स द ब्रेक के नाम से, क्योंकि प्रिजन को तोड़ के भागता है, ठीक है। अब जो है इस बार फिर से वो गिरफ्तार हुआ है। वैसे वो क्लेप्टोमैनियक है, ये भी ध्यान रखना, आपकी छोटी मोटी चोरियां करता है, ज़्यादा कोई सीरियस टाइप का क्रिमिनल वो नहीं है। नाउ वो स्ट्रिक्ट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। उसके ऊपर वॉच, क्योंकि इस बार उसको पकड़ा गया, वो चाहता है किसी भी तरीके से भागे ना बस यहाँ से। तो अब वो एक प्लान बनाता है और वो क्या करता है, बोलता है कि मुझे ओ लेवल जर्मन का एग्जामिनेशन देना है और उसको परमिशन मिल जाती है इस एग्जामिनेशन को देने की। अब एग्जामिनेशन जो है प्रिजन सेल में होती है, क्वेश्चन पेपर आता है, एक इन्विजिलेटर आता है जो कि स्टुअर्ट मैक्लेरी है, जो कि प्रीस्ट है, और फिर एक्चुअली क्या होता है कि वो दरअसल इवेंट्स का फ्रेंड है। और फिर उसके बाद जो एक फेक कॉल आती है और स्टीफन जो है वो एस्कॉर्ट करता है, मैक्लेरी को गेट तक लेकर जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि मैक्लेरी जो है वो इंजर्ड है और इवेंट्स, तो इसका मतलब भाग गया। और फिर उसके बाद उसको लगता है कि जो चला गया वो इवेंट्स है, लेकिन एक्चुअली क्या था, ये मिस्ट्री है कि एक्चुअली जो है ये क्लाइमैक्स है चैप्टर का कि वो इवेंट्स था जो पीछे रुका था। ही वॉज प्रिटेंडिंग टू बी मैक्लेरी, ओके, इम्पर्सोनेटिंग एज मैक्लेरी। और जब उसको लेके जाया जाता है तो फिर वो भाग जाता है। अब वो भाग जाता है जब वो सेकंड टाइम उसको लेकर कि इवेंट्स अब जा रहा है मैक्लेरी के वेश में इवेंट्स को पकड़ाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा सारे के सारे राज जो हैं वो खुल जाते हैं और गवर्नर जो है फिर भी क्वेश्चन पेपर से जो भी करेक्शन वगैरह आई होती है उससे सारा का सारा हिंट ले लेता है और इवेंट्स के होटल तक उसको ट्रेस कर लेता है। फिर से वो इवेंट्स को अरेस्ट कर पाता है, सब डिस्कशन होती है, लेकिन जो है फाइनली जो है इवेंट्स फिर से वहां से भाग जाता है क्योंकि गवर्नर ये बोलकर आ जाता है कि इसको लेकर आओ पुलिस मैन के साथ। लेकिन वो जो प्रिजन वैन है वो भी फेक है, वो फिर से इवेंट्स के फ्रेंड्स होते हैं। मीन्स 2 बार वो इवेंट्स जो है वो भागता है बच के गवर्नर से और प्रिजन से। अब देखिए इसके अंदर बहुत बड़ा सा प्ले है, ये इंटरेस्टिंग है काफी ज्यादा। तो कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। एक तो गवर्नर जो है वो गलीबल है, कैसे गवर्नर को कैसे फूल बनाया। साथ में जो है ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि पेपर कितने बजे स्टार्ट हुआ, क्या क्या करेक्शन स्लिप के अंदर आया, और साथ में जो है ये वाला एपिसोड कि वो जो मैक्लेरी था वो कौन था। दरअसल वो जो मैक्लेरी था वो भी फेक था, असली जो मैक्लेरी था उसको तो इन्होंने जो है बांध बूंद के अपने घर पर ही जैसे वो डाल रखा था। तो फिर गवर्नर हर जगह जाता है, लास्ट में ट्रेस आउट कर लेता है। एक बीच में एक ब्लड का रेफरेंस आता है जिसके अंदर वो पिग ब्लड की बात करते हैं, रबर ट्यूब की। रबर ट्यूब जो है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, किस लिए वो बोलते हैं मैक्लेरी में यूज करता हूं, लेकिन बेसिकली उसके अंदर क्या होता है। तो इस तरह के सभी क्वेश्चंस हैं। मोरोवर इवेंट्स वाले चैप्टर में से आप इन सब क्वेश्चंस को कीजिए। ये पूरी की पूरी समरी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। छोटे छोटे कई तरह के क्वेश्चंस इसमें से निकलते हैं जो कि टाइम पर बेस्ड हैं, फैक्ट्स पर बेस्ड हैं, उनकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने एमसीक्यूज बना रखे हैं इस चैप्टर के ऊपर।
अब देखिए यहाँ पर आकर हमने सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं फ्लेमिंगो के और विस्टास के। आई होप कि आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। बस आधे घंटे के अंदर आपको सारी की सारी दोनों की दोनों आपकी बुक्स और सारे चैप्टर्स मिल रहे हैं। ये आपको पता ही है कि हर एक चैप्टर के अंदर, हर एक क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस आनी है, तो आप इसमें से एक एक चैप्टर कोई भी या दो चैप्टर कोई भी छोड़ भी सकते हो, ठीक है। एक एक छोड़ना, दो मत छोड़ना, ठीक है, क्योंकि जो है दो में से ही एक चॉइस आएगी आपको करने के लिए। तो इन सभी क्वेश्चंस की आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने और जो वीडियोस बना रखी इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी चैप्टर्स पर डिटेल वीडियोस, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस ऑल इन वन के हिसाब से राइटिंग सेक्शन के ऊपर, ग्रामर के ऊपर सेपरेट वीडियोस भी ऑल इन वन करके भी मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखी है। मोरओवर ये तो आपके चैप्टर्स हैं, एक समरी की भी वीडियो मैंने बना रखी है जिसके अंदर मैंने पोएम्स की समरी सारी की सारी डिस्कस की हैं। ओके, तो वो वाली वीडियो का भी लिंक साथ में प्लेलिस्ट पे चेक कर लेना। ओके, मेरे चैनल पर आप सर्व करके देखो, 9 से 12 तक का सारा सिलेबस है। चैनल को सब्सक्राइब रखना, क्योंकि जब आप कॉलेज लेवल में चले जाओगे तो भी इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रामर टॉपिक्स हैं, राइटिंग सेक्शन के टॉपिक्स हैं जो आपको कॉलेज लेवल पर भी मिलने वाले हैं। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर and see you very soon in the upcoming video of DS English. Stay tuned to it. Bye bye for now.